हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बीएससी पार्ट फर्स्ट के इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की ई क्लास में पी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि हमें पता है कि पी ब्लॉक एलिमेंट उस श्रेणी के उन वर्गों के तत्व आते हैं इनमें जिनमें एक एक करके पी कक्षकों में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, या हम यूँ कह सकते हैं इसके कि इनका आउटर मोस्ट ऑर्बिटल जो है वो पी ऑर्बिटल होता है और उनमें इलेक्ट्रॉन की फिलिंग पी ऑर्बिटल में होती है, इसीलिए इनको पी ऑर्बिटल या पी ब्लॉक के एलिमेंट्स कहते हैं। तो जिनमें एक एक करके पी कक्षकों में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। क्योंकि इनके 3 पी कक्षक होते हैं और प्रत्येक पी कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, अतः कुल मिलाकर 6 वर्ग ऐसे होते हैं जिनमें पी कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों के भरने का क्रम रहता है। ये 6 वर्गों में से वर्ग 18 को उत्कृष्ट गैसों का शून्य वर्ग एवं वर्ग 13 से 17 तक के समस्त पी ब्लॉक तत्व कहलाते हैं। तो वर्ग जो या ग्रुप 13 से 17 तक होता है वो सभी पी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं, जैसा कि हम इस पीरियोडिक टेबल में देख रहे हैं। इनके अंतिम वर्ग का विन्यास या इनका आउटर मोस्ट पी ब्लॉक एलिमेंट्स का आउटर मोस्ट विन्यास या कॉन्फ़िगरेशन जो है वो होता है NS2NP6 होता है, जो कि एक स्थायी विन्यास या स्थायी कॉन्फ़िगरेशन है। और इस विन्यास वाली गैसेस अक्रियशील होती हैं, या हम ये कहते हैं कि ये क्रिया नहीं करती हैं या अक्रिय होती हैं, इसलिए इन्हें अक्रिय अथवा उत्कृष्ट गैसें भी कहा जाता है। इन गैसों के विशिष्ट विन्यास और स्थायित्व के कारण इनको एक अलग ग्रुप में रखा गया है, जो कि 0 ग्रुप या 18 ग्रुप कहलाता है। अब हम बात करते हैं पी ब्लॉक तत्वों का तुलनात्मक अध्ययन या कंपैरेटिव स्टडी ऑफ द पी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो उसमें हम सबसे पहले देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। पी ब्लॉक तत्वों में क्रमशः पी कक्षकों में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। इस समूह में विभिन्न तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम जैसे अगली सारणी में या अगली पीरियोडिक टेबल जो दी हुई है उसमें देख रहे हैं कि किस प्रकार से इनका क्रम बढ़ते हुए क्रम में बढ़ते चले जाते हैं। और नेक्स्ट स्ट्रक्चर ऑफ एलिमेंट्स की जब हम देखते हैं तो किसी तत्व की संरचना, उसके परमाणुओं के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, आयनन विभव, परमाणविक तथा आयनिक आकार, विद्युत ऋणात्मकता, इन सब गुणों पर निर्भर करती है। पी ब्लॉक के तत्वों में इन सब गुणों की विविधता के कारण तत्वों की संरचना में भी काफ़ी विविधता पाई जाती है, यानी कि इनमें इतनी सारी विभिन्नताएं होती हैं, इसलिए इनकी स्ट्रक्चर या इनके संरचनाएं भी अलग अलग होती हैं। उत्कृष्ट गैसें एक परमाणविक गैसों के रूप में होती हैं, क्योंकि ये परमाणु अवस्था में ही होती हैं। और परमाणु अवस्था में इसलिए होती हैं क्योंकि इनका ऑक्टेट या अष्टक पूरा होता है और ये किसी भी दूसरे परमाणु के साथ में बॉन्ड नहीं बनाती हैं, जिस कारण मॉलिक्यूल या अणु का निर्माण नहीं होता है, मॉलिक्यूल फॉर्मेशन नहीं होता है। इसलिए ये हमेशा परमाणु अवस्था में ही स्थायी होती हैं और ये गैसों के रूप में होती है। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन आदि ये सब द्विपरमाणविक गैसों के रूप में होती हैं। कार्बन, फास्फोरस, सल्फर आदि कई अपरूप में पाए जाते हैं। थैलियम, लेड, बिस्मिथ आदि धात्विक क्रिस्टल के रूप में पाए जाते हैं। हम देखते हैं कि पी ब्लॉक के तत्वों की संरचना में बहुत अंतर होने के कारण इनकी सामान्य तरह एक तरह से बताना संभव नहीं है। इनके कुछ विशेष गुण अलग अलग होते हैं। जैसे अगर हम बोरोन की बात करें या स्ट्रक्चर ऑफ बोरोन हम देखें तो ये इस डायग्राम में जैसा हम देख रहे हैं कि इसमें एक क्रिस्टलीय संरचना काफ़ी इसकी कॉम्प्लिकेटेड या 3 डायमेंशनल इसका स्ट्रक्चर होता है, जो कि हम इस डायग्राम में देख रहे हैं। बोरोन की सरलता से इसकी संरचना एक अल्फा समांतर हेक्सागोनल या जिसको कि हम षटफलक कहते हैं के रूप में हम यहाँ पर इसमें देख रहे हैं। इसकी षटफलक की ये एक इकाई है जिसको कि कई सारे मिलकर के 3 डायमेंशनल मिलकर के इसका एक क्रिस्टल फॉर्मेट करते हैं, जिसकी इकाई कोशिका में या इसकी एक इकाई में मिलकर के 12 परमाणु एक इकोसाइहाइड्रो
के रूप में व्यवस्थित होते हैं, या इस प्रकार से ये ज्योमेट्रिकली व्यवस्थित होते हैं, जिसको कि हम इस डायग्राम में देख रहे हैं। इसकी इकाई कोशिका के 12 परमाणुओं में से 6 को B1 से अंकित किया गया है, या हम B1 से लिखा गया है जैसा हम ऊपर देख रहे हैं, और बाकी 6 को हमने B2 से लिखा है। दोनों को हम डिफरेंशिएट करने के लिए इनको B1 और B2 से अलग अलग तरह से आइडेंटिफाई किया है, जिससे कि हम इनको आसानी से डिफरेंशिएट कर सकें। प्रत्येक कोशिका के 6 B2 परमाणुओं के परस्पर जो दूरी होती है वो होती है 1.77 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर ये एक दूसरे से व्यवस्थित होते हैं। इसी प्रकार अगर हम कार्बन का स्ट्रक्चर देखें तो कार्बन कई क्रिस्टलीय तथा अक्रिस्टलीय अपर रूपों में पाया जाता है, यानी कि कार्बन के अपर रूप भी कई विद्यमान होते हैं, जिनमें से प्रमुख 2 क्रिस्टलीय रूप हैं जिनकी संरचना को हम आगे देखते हैं। इसमें जो अपर रूप है पहला, जिसके कि हम हीरे की संरचना या स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड की बात करें, तो जैसा हम इस डायग्राम में नीचे देख रहे हैं कि डायमंड की स्ट्रक्चर, परमाणुीय संरचना या परमाणुीय मॉडल उसका किस प्रकार का होता है, जिसको कि हम कहें कि हीरे का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो कार्बन का एक अत्यंत ही क्रिस्टलीय अपर रूप हीरा होता है या डायमंड होता है। डायमंड का अधिक स्थायित्व, कम क्रियाशीलता, विद्युत की कुचालकता और अत्यधिक रूप से कठोरता, डायमंड जो है वो अधिक कठोर होता है। ये इसकी प्रॉपर्टीज हैं या इसके ये सब लक्षण या गुण होते हैं। ये सब लक्षण इसकी विशिष्ट संरचना के कारण होते हैं। हीरे में समस्त कार्बन परमाणु, या हम कहें कि डायमंड का जो कार्बन परमाणु है वो sp3 संकरित या sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है और एक दूसरे के साथ चतुष्फलकीय या टेट्राहेड्रल आकार के रूप में जुड़ा होता है, जैसा कि हम इस डायग्राम में 7.2 डायग्राम जो हमारे ऊपर बना हुआ है इस डायग्राम में जैसे कि हम देख रहे हैं। अब कार्बन कार्बन के मध्य दूरी यहाँ पर, यानी 2 कार्बन एटम्स के बीच की दूरी यहाँ पर 1.54 होती है, और कार्बन कार्बन जो है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है, जो कि कोवेलेंट बॉन्ड अत्यधिक मजबूत होता है, उसी से डायमंड अत्यधिक स्थायी होता है। तो डायमंड की जो स्ट्रॉन्गनेस की प्रॉपर्टी है या इसकी जो कठोरता का गुण है वो इस कारण से होता है। अधिक मजबूत बंधों के द्वारा कई कार्बन परमाणु परस्पर एक दूसरे के साथ बंधे रहते हैं। इसी कारण डायमंड अत्यंत कठोर होता है और कहीं कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होने के कारण न किसी इलेक्ट्रॉन के मुक्त होने की संभावना होती है। इस कारण ये ऊष्मा और विद्युत के कुचालक होते हैं। डेफिशिएंसी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन या मुक्त इलेक्ट्रॉन की अनुपस्थिति के कारण ही ये विद्युत के और ऊष्मा के, हीट और इलेक्ट्रिसिटी दोनों के कुचालक होते हैं। इसका क्वेश्चन भी अगर देखा, कई बार शॉर्ट क्वेश्चंस एग्जाम में इस तरह से पूछा जाता है कि क्यों ये विद्युत के कुचालक होते हैं, या ये क्यों ये हीट के कुचालक होते हैं, ऊष्मा के कुचालक होते हैं। इसी तरह से अगर हम ग्रेफाइट या स्ट्रक्चर ऑफ ग्रेफाइट की बात करें, ग्रेफाइट की संरचना हम देखें तो ये लेयर्ड या सतही के रूप में इसकी संरचना होती है। इसकी संरचना सतह के रूप में होती है। तो ग्रेफाइट की संरचना यह भी कार्बन का ही एक क्रिस्टलीय अपर रूप है। डायमंड जो हमने देखा वो भी कार्बन का ही अपर रूप है और ग्रेफाइट भी कार्बन का ही अपर रूप है। तो कार्बन का ये भी एक अपर रूप है जो ग्रेफाइट की संरचना तहों के रूप में यानी कि लेयर्ड रूप में पाई जाती है। कार्बन परमाणु षटभुजी या हेक्सागोनल आकार की रिंग्स या वलयों के रूप में एक जाल बना लेते हैं और इन जालों पर अन्य जाल सतहों के रूप में व्यवस्थित होते हैं। या हम इसको इस प्रकार से कह सकते हैं, जैसा हम डायग्राम में देख रहे हैं कि हेक्सागोनल रिंग्स आपस में एक दूसरे पे जुड़ी हुई होती है और उससे एक ये लेयर बना लेती हैं। इसी तरह से एक दूसरी हेक्सागोनल रिंग्स आपस में जुड़कर इस लेयर के ऊपर एक दूसरी परत या लेयर के रूप में जुड़ी होती है। इसी तरह से दूसरी अन्य हेक्सागोनल रिंग्स आपस में फिर जुड़ करके उसके ऊपर एक सतहों के रूप में जुड़ जाती है। इस तरह ये ग्रेफाइट जो है एक दूसरे के ऊपर लेयर या तहों के रूप में व्यवस्थित होता है। हेक्सागोनल रिंग्स इस प्रकार से इसमें व्यवस्थित होती हैं।
तो षटभुजीय बलियों में प्रत्येक कार्बन परमाणु sp2 संकरित होता है या sp2 हाइब्रिडाइज होता है। अभी हमने पहले डायमंड का देखा, तो डायमंड में sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है कार्बन एटम में, और इसमें ग्रेफाइट में कार्बन एटम में sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है या sp2 संकरित होता है इनके कार्बन्स में। तो इसमें 3 अन्य कार्बन परमाणुओं के साथ जुड़ा रहता है और 2 कार्बन परमाणुओं के मध्य की दूरी या 2 कार्बन एटम्स के बीच की दूरी 1.42 एंगस्ट्रॉम होती है। प्रत्येक कार्बन परमाणु के पास p कक्षक एक pz कक्षक बचा रहता है जिसके पास एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है या एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है। उस pz कक्षक को एक लोब कार्बन के तल के ऊपर व एक लोब तल के नीचे होता है। इस प्रकार हेक्सागोनल जाल या हेक्सागोनल फेब के समस्त परमाणु pz कक्षक जाल के तल के ऊपर, उसके सतह के ऊपर और एक उसके नीचे ओरिएंटेड होते हैं, जबकि षटभुजीय या हेक्सागोनल जाल तहों के रूप में एक दूसरे के ऊपर व्यवस्थित होते हैं। इस कारण से तह के ऊपर pz कक्षक अपने ऊपर व नीचे वाली सतहों के pz कक्षकों के साथ आंशिक रूप से ओवरलैप करके एक वीक बॉन्ड बना लेता है और 2 तहों के मध्य की दूरी या 2 तहों या 2 लेयर के बीच की दूरी 3.40 एंगस्ट्रॉम होती है। इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि ये एक इसकी डायमंड की स्ट्रक्चर या उसका होता है। अब डायमंड की ग्रेफाइट के गुण को अगर हम बात करें तो इनके बीच में तहों के मध्य में बहुत ही वीक या दुर्बल बंध होता है। तहें थोड़े बल लगाने पर ही एक दूसरे के ऊपर फिसल जाती हैं, इसलिए ये चिकना व मुलायम होते हैं। p इलेक्ट्रॉन 2 तहों के बीच में या 2 लेयर्स के बीच में दुर्बल व आंशिक बंध बनाते हैं, अर्थात ये इतने स्थान में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की भांति व्यवहार करते हैं। इसलिए ग्रेफाइट ऊष्मा और विद्युत के सुचालक की भांति व्यवहार करते हैं। अभी डायमंड के पास फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं था, इसलिए वो विद्युत और ऊष्मा के कुचालक थे। यहाँ पर इसके पास में ग्रेफाइट के पास में फ्री इलेक्ट्रॉन है, इसलिए ये विद्युत और हीट का सुचालक की तरह व्यवहार करता है। यहाँ पर ये कंपैरेटिव बात की जाती है कि इनकी प्रॉपर्टीज़ और इनके गुणों की आप उनको एक्सप्लेन करें या उनके बारे में आप बताएं। तो ये हमने ये देखा कि ये डायमंड और ग्रेफाइट जो कि दोनों ही कार्बन के एलोट्रॉप या इनके अपर रूप हैं, इनका तुलनात्मक हमने उनकी प्रॉपर्टीज़ की बात की।